अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो सब ऑनलाइन हो जाओ फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आप में से कुछ स्टूडेंट्स में से एक्स्ट्रा मेमो भी पढ़ रहे हैं? आप लोग मेरे ख्याल मस्कुलोस्केलेटल पढ़ रहे हैं ना ऐसा? नो मैम, मैमोग्राफी पढ़ रहे हैं। मेमो पढ़ रहे हो? जी। यस मैम। स्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल भी पढ़ रहे हैं ना? कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास वीक में। यस मैम, आज फर्स्ट क्लास थी। दिशान आप मेरे से तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मस्कुलोस्केलेटल भी और मेमो भी और ये भी? नहीं मैम, मैमो पढ़ रहे हैं और ये रीजनल पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर वो मस्कुलोस्केलेटल वाले जो है ना वो फिर मेमो भी पढ़ रहे हैं। आधे मेमो वाले सॉरी आधे एक्स्ट्रा वाले जो है वो रीजनल पढ़ रहे हैं और आधे जो है मस्कुलोस्केलेटल पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज का लेक्चर मैंने बताया था जिस तरह 2 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं। आज का लेक्चर जो है ना वो सारा समरी है 2 लेक्चर्स। ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी है ना उन सारे लेक्चर्स का समराइज मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है ये वाला। और इसके बाद जो फिर अब हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं फिजिक्स की और जनरल अल्ट्रासाउंड की। हमारी अब जनरल इतनी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, हमें फिजिक्स सारी अच्छी से आनी चाहिए, प्रिंसिपल्स उनके पता होने चाहिए, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी अल्ट्रासाउंड की पता। ये सारी 3 लेक्चर्स में बड़े अच्छे से हमने क्लियर करनी है। आप जो इसके बाद हम जब रीजन्स पढ़ेंगे ना तो हमें एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई है। 3 लेक्चर्स हमने रखनी है यही फिजिक्स और यही टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, दूसरा एक और बात जो मैंने आप लोगों से करनी थी वो ये कि अब आपके 10% मैंने क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रखे हैं। ठीक है, वो ये होगा कि अभी नहीं लेकिन एक लेक्चर्स के बाद अगर मैं क्लास में ड्यूरिंग क्लास या किसी को भी नाम देके, इससे ये होगा क्लास में आधे बच्चे ना लेक्चर के आगे सोए होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये है कि वो मैं क्लास का लेक्चर साथ साथ सुने और अगर बार बार ये चीज समझ नहीं आई है पूछो मुझे, एक चीज समझ नहीं आई पूछो, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं और उसका जवाब मैं नाम से दिए तो फिर आप ठीक है। तो 10% आपके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स यूं लगेंगे कि मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछ लूंगी। ठीक है, जनरली जो भी क्वेश्चन इस तरह का होगा ताकि आप
चले कि आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं 10 मार्क्स के एक में 2 क्वेश्चंस बचे थे ड्यूरिंग लेक्चर, ऐसे किसी का भी रैंडमली नाम लेके तो मैं उससे पूछ लूंगी और उसके मार्क्स आपके साथ लगेंगे 10%। ठीक है, ये आपके क्लास मैम पार्ट। आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है। मेरी आवाज कट के आ रही है? सबको ऐसे ही आ रही है कि आपके साथ मसला है? मैम इको मैम बहुत ज्यादा कट के आवाज नहीं आ रही है, इको बहुत जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा है। यस भी खाली क्लास है ना, तो अब क्लासेस में हम लोग आके ले रहे हैं तो वो फिर आपको पता ही है कि खाली क्लास में किस तरह की बात होगी। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आवाज क्लियर नहीं है? यस मैम। मैंने इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि शायद ज्यादा वॉल्यूम की वजह से भी ना वो आवाज थोड़ी सी ऊंची आती है। अब मैंने थोड़ा वॉल्यूम कम किया, कुछ क्लियर हुआ या वैसे ही है? मैम इको वैसे ही है, समझ आ रही है बात की, पर इको की वजह से ना कहीं ना कहीं खाली कुछ क्लास वर्ड्स में की समझ ऐसे नहीं 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 आएगी, आती। यहाँ तो क्या कर सकते हैं, खाली क्लास है, बड़ी बड़ी क्लासरूम है, मेरे बोलने से वो तो आपको पता है आएंगी, या तो मैं स्लो बोलूँ तो ताकि जो है वो आवाज ना इतना, ठीक है मैं स्लो बोलती हूँ। इसका तो कोई हल नहीं है कि अब क्लास एक्चुअली बड़ी है ना, क्लासरूम तो मैं यहाँ पे लौट के किसी क्लासरूम से जाके अपनी क्लास में। अच्छा चलो, क्लास मतलब आवाज की समझ आ रही है, बस आपको ये है कि एक उसका प्रॉब्लम है। अच्छा चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज का जो मैंने अभी जिस तरह बताया है कि पूरा लेक्चर जो है वो हमारे 2 लेक्चर्स का जो समरी है हमने उसको डिवाइड किया और उसके अंदर जो चीजें हमने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, फिजिक्स पढ़ी थी, प्लस टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी, वो चीजें हम इसके अंदर वन बाय वन दोबारा से एक तरह से रिपीट करेंगे। सो हमारा आज का कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमने अल्ट्रासाउंड क्या होती है पहले तो हमने वन बाय वन सारी चीजें पढ़ी, ठीक कि अल्ट्रासाउंड होती क्या है, अल्ट्रासाउंड की हिस्ट्री क्या है, अल्ट्रासाउंड जो है वो किसने डिस्कवर की, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही, सिर्फ इको ही आ रही है। क्या करें हम इसका? मैम बिल्कुल क्लियर नहीं है, समझ ही बिल्कुल नहीं आ मैम रही। समझ नहीं आ रही। अरे मैं इसको किसी को ना यहाँ से बुलाते हैं, शायद वो सेटिंग का कुछ इशू है। मैम डोर ओपन कर दें थोड़ा सा। हाँ जी, कह रहे हैं डोर ओपन कर दें फिर शायद ठीक हो जाए। डोर बंद है ना, क्लास बंद है तो आवाज बार बार एक ही बात ये भी रिपीट करके होती देखते है। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? अभी भी वैसी आवाज है या फिर कुछ बेहतरी हुई है? मैम पहले से बेहतर हो अब मैम बेहतर। बेहतर है मैम पहले से। वो ना खाली क्लास और बंद क्लास की वजह से ऐसे होता है। एक दरवाजा तो खोल दिया, दूसरा लॉक लगा हुआ है, ये भी खोल दूं तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैं लॉक लगा हुआ है हमेशा मेरे पास। ठीक है, मेरा ख्याल पहले से काफी बेहतर हो गया हुआ है, तो स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज का लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव है वो है अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, व्हाट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, तो ये सिर्फ रिवाइज करनी है। देन व्हाट इज, ये जो नई चीज है वो मैं बताऊंगी, व्हाट इज बैंडविड्थ, ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बैंडविड्थ। देन हमारे पास अटेन्युएशन क्या होती है, उसका फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। फिर रेजोल्यूशन का और बाकी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या उसका जो है रिलेशन है, जो कि हम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हायर फ्रीक्वेंसी की जो है हमारे क्या पेनिट्रेशन होती है और क्या उसका रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर हमने कुछ टाइप के ट्रांसड्यूसर्स देखने हैं, पढ़ने हैं, किस टाइप के जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और वो ट्रांसड्यूसर किस एग्जामिनेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिर उन ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एरे लगे होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, आर इलेक्ट्रॉनिक एरे। फिर
डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर एंड लीनियर एरे। हमारे पास प्रोब्स हैं जिनका नाम एक लीनियर प्रोब होता है, एक सेक्टर प्रोब होता है। उन सेक्टर प्रोब या लीनियर प्रोब के अंदर उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, जो क्रिस्टल्स की पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है, उनकी जो है अरेंजमेंट, उनकी अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ दैट ट्रांसड्यूसर। तो वो उनमें क्या फर्क होता है, लीनियर एरे के जो है क्रिस्टल्स किस तरह वो डिजाइन किए जाते हैं, सेक्टर के किस तरह उनका फंक्शन होता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द इमेज डिस्प्ले। हमारे पास किस किस्म के हम उनके पास इमेज होते हैं, क्या उनकी अपीयरेंस होती है, किस तरह की हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट आर द क्राइटेरिया, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने जब उसकी पढ़ी थी क्राइटेरियाज में, सॉलिड की, सिस्टिक की और हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की किस तरह का अपीयरेंस होती है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और क्या हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट यूजफुल भी होते हैं। आर्टिफैक्ट को पहले डिफाइन करेंगे, फिर आर्टिफैक्ट के हमारे पास यूजफुल, उनको डायग्नोसिस में क्या यूज होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर डिस्कस द सेफ्टी ऑफ द मेडिकल अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे पास क्या सेफ है, मॉडलिटी है, इसको अल्ट्रासाउंड को कितना है वो हमारे पास सेफ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ हिस्ट्री ऑफ द अल्ट्रासाउंड। पीजोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर्ड बाय द 18 नेचुरल क्वार्ट्ज। इसमें सिर्फ आपने याद क्या करना है, कब ये जो है इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था 1880 में, किसने, क्यूरी ने। सोनार वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1940s वार टाइम। ठीक है, जो कि इनका जो हमारे पास साउंड है, जो कि अंडर वाटर सोनार, उसमें यूज होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक मेडिकल एप्लीकेशंस का यूज होना शुरू हुई थी 1950। सिर्फ एक हिस्ट्री है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या थी, अल्ट्रासाउंड की कैसे कैसे उसके अंदर चेंज आना शुरू हुआ। ठीक है, तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड होती क्या है, हमने ये पढ़ लिया हुआ है। दो तीन जो स्लाइड है ना वो हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को मसला हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बेसिकली है क्या। अल्ट्रासाउंड आपको नाम से बता रहा है, दे आर द साउंड जो कि हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वो है वो ज्यादा होती है, साउंड वेव हमारे पास ज्यादा। ठीक है, तो वो जो अल्ट्रासाउंड जो कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज थी उससे अगर हाई हो तो दे आर अल्ट्रासाउंड। अगर जो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से कम होती है दे आर इंफ्रासाउंड। ठीक है, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20,000 है, 20 किलोहर्ट्ज जैसे कहते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलोहर्ट्ज तक जो हमारे पास है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो कि हम सुन सकते हैं। ठीक है, इससे अबव जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, जब वो किलो से मेगा में चली जाएगी, जो कि हम यूज करते हैं इससे मेगाहर्ट्ज, इतने मेगाहर्ट्ज, ये जो मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, these are अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक। ओके मैम बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैम बिल्कुल मैम क्लियर अभी आवाज भी नहीं ना आ रही। आवाज वैसे ही आ रही है। क्या मैम कुछ माइक वर्ड्स की अपने समझ आती है, बट मर्ज मैम कर माइक जाती है। अपने पास रखें। माइक नहीं है ना बेटा, यहाँ पे मैंने साउंड थोड़ी सी इंक्रीज किया है। बस इसी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही। माइक अगर आपके माउस के पास हो तो फिर शायद आवाज क्लियर आए और आप हर चीज माइक सुन है पाए। कुछ नहीं है, मैं सिस्टम के पास खड़े हैं, हम लोग लेक्चर दे रहे हैं। माइक नहीं है, एको सी आ रही है और या फिर आपको मेरी आवाज ही कम आ रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मैम मैम कुछ एकोज आ बातों की रही है। प्रॉपर समझ आ जाती है और कुछ की नहीं आती बिल्कुल भी। मैम एको, कुछ मर्ज कर जाती हैं, वो समझ ही नहीं आती क्या बोल क्या रही है। अच्छा मैं ना फिर भाई किसी से बोलती हूँ कि दूसरा दरवाजा नहीं खोलना, शायद कोई इफेक्ट हो। रुको, माइक नहीं, माइक तो है नहीं, मुझसे कह रहे हैं ऐसे माइक करीब करें वहाँ पे मुझे आवाज नहीं उनको आ रही। वो कह रहे हैं एको स्पीड हो रही है, मतलब आवाज टकरा के बहुत ज्यादा। ऐसा ना वो आवाज तो इस तरह आएगी।
कर लें। ये भी ओपन कर दो। आप लोगों की जो मैं पहले क्लास लेती थी उसमें आवाज क्लियर थी? मैम उसमें Yes, क्लियर सर, अभी आप जैसे बोल रही है ना, शायद आपने माइक पास किया हुआ है, तब भी क्लियर है, मतलब कोई इक्वल्स फील नहीं होती। वो क्योंकि आज क्लासरूम भी चेंज हुई है, वो वाली क्लास में 2 क्लासेस मैंने ली थी, उसमें तो क्या अभी आपने जो बोला है ना वो नहीं समझ आया। अब क्लियर है? मैम नहीं। अच्छा, मैंने फैन ऑन किया था शायद उससे सेटिंग का इशू तो नहीं है? अच्छा, अब क्लियर है आवाज? यस जी मैम अब क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब मेरा SHS कोर्स मेरा SHS 414। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करें। अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, उसकी हम लोगों ने कुछ रेंजेस पढ़ ली हैं। अल्ट्रासाउंड की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी होती है? 20 से 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इससे अबव हमारे पास अल्ट्रासाउंड है जो कि हमारे डायग्नोसिस में यूज होती है। वो हमारे पास किलो नहीं, वो हमारे पास मेगाज में से दी जाती है। ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं मेगाहर्ट्ज इतनी, मेगाहर्ट्ज इतनी, इतनी मेगाहर्ट्ज। तो वो हमारे जो है ना अल्ट्रासाउंड जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट वेरी कर रही होती है। हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, और उनकी हम लोग फ्रीक्वेंसी 8 7.5 इनसे अबव जितनी भी है वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं फॉर द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। ठीक, फिर हमारे पास कुछ रेंजेस होती हैं लो फ्रीक्वेंसी की। वो लो फ्रीक्वेंसी की पेनिट्रेशन हम लोगों को ज्यादा रिक्वायर्ड होती है फॉर द डीपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। ठीक हो गया। तो डायग्नोस्टिक मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड टू एड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। फ्रीक्वेंसी रेंजेस यूज्ड इन द मेडिकल अल्ट्रासाउंड रेंजेस आर 2 to 15 मेगाहर्ट्ज। 2 से 15 मेगाहर्ट्ज जो है ना वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। बट नाउ अब जो है हमारे पास 18 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंजेस आ चुकी हुई है, जो कि हम बिल्कुल कहते हैं सुपर, हमने हाई फ्रीक्वेंसी उसके लिए यूज करते हैं ना सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए, उनकी रेजोल्यूशन उतनी बेहतर होती है। अब हमारे पास अल्ट्रासाउंड के अंदर 18 या 18 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आ गई हुई है, तो इतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उसकी। लेकिन वो क्या करेगी, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हमारा जो स्किन है ना, स्किन की भी लेयर्स इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही होगी। 3 लेयर्स अलग से वो डिफरेंशिएट करना होगा कि ये वाली इसकी डर्मस है या एपिडर्मस है। ठीक है, जो स्किन की स्टडीज है ना उनके लिए भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना रेंजेस आ चुकी हैं 18 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ रेंजेस हैं अल्ट्रासाउंड की। फिर हमने पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वो क्या था, दोबारा से बता रही हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी बाय अप्लाइंग प्रेशर टू अ क्रिस्टल। जो क्या था, कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, एंड मैकेनिकल क्या कर रहा था, कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल। जो वाइब्रेशन हो रही थी वो आपस में टकराने की वजह से प्रेशर क्रिएट करने से हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस होती थी, और वो साउंड वेव हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती थी, और इन रिटर्न जो एक्वस थे वो हमारी उसके साथ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ दोबारा से इंटरेक्ट करते थे, वाइब्रेट करते थे, उनमें से उनको प्रेशराइज करते थे, उनमें से फिर से हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता था। तो द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर इज द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इसको पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए कहते थे बिकॉज द क्रिस्टल्स आर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो कि इसके ऊपर लगे होते थे। ठीक हो गया। एंड द रिवर्स ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्वर्ट्स द एनर्जी बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। फिर आ गया पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर।
क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर बेस्ड अपॉन द पल्स एको प्रिंसिपल। ये भी हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है? पल्स ट्रांसमिट करता है, एको जो है वो रिटर्न बैक होते हैं, ठीक है, अकरिंग विद साउंड पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक, अब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इनटू साउंड इज इक्वल टू पल्स एंड साउंड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू echoes, ठीक है, पल्स गई, echoes वापस आए। So the pulse of a sound is sent to a soft tissue. Sound interaction with soft tissue is called bioeffects because कोई भी स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इफेक्ट आ रहा है साउंड का, दिस इज नोन एज द बायोइफेक्ट। Pulsing is determined by the transducer or the processor and is not operator controlled. Echoes क्या है? Echoes produced by soft tissues में जल्दी जल्दी इसलिए ये पढ़ा रही हूँ, मुश्किल थोड़ी है, ये तो हम रिवाइज कर चुके, पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर। Echoes क्या है? Echoes produced by soft tissues. Tissues interaction with the sound acoustic propagation properties बताते हैं कि कितनी उसके अंदर अगर echoes जो है वो according to the density of the organ हमारे पास return back होती है, ठीक है। जितना ज्यादा हार्डर स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा echoes वापस आएंगे, जितना सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा वो हमारे अटेनुएट हो जाएंगी कुछ, ठीक है। और कुछ अगर हमारे पास लिक्विड है, म्यूट फिट स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा? हमारे जो echoes है वो बिल्कुल उसमें से ट्रांसमिट होते हैं। आवाज आई ठीक होना शुरू हुई है तो ये थक थक शुरू हो गई? यस मैम आ रही है अब। अच्छा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर यूनिट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो टाइप की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। उनकी वेवलेंथ इसको डिटरमिन करता था। फिर हमारे पास यूनिट्स हैं कुछ, ठीक है, 1 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये हम लोगों ने छोड़ दो। वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साइकिल्स ऑफ द साउंड। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी की। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हम डीपर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि हम 2.5 मेगाहर्ट्ज की ये कुछ साथ में फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ उनके एग्जांपल हैं कि किन किन स्ट्रक्चर्स के लिए हम ये फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो मिनिमम 2.5 मेगाहर्ट्ज होगी, तो वो हम लोग डीपर स्ट्रक्चर, डीप एब्डोमेन का अगर स्कैन करना है, यहाँ पे हमारे पास कोई 20 पेशेंट आ गया है, ठीक है, उसके लिए हम लो फ्रीक्वेंसी रखेंगे। या गायनी ऑप्स के लिए भी हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। तो ठीक है, 3.5 की जनरल एब्डोमेन नॉर्मल है, पेशेंट हमारे पास बहुत ओबीस नहीं है, तो 3.5 मेगाहर्ट्ज तक की हम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज की वैस्कुलर या ब्रेस्ट या गायनी के लिए, ठीक। फिर उसके बाद 7.5 जो है वो थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ अब जा रहे हैं, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स, ब्रेस्ट और थायराइड। 10 अब आ गया, 10 जो और सुपरफिशियल आ जाएंगी, वेन, सुपरफिशियल मैसेज, या फिर हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, जो मसल्स बिल्कुल हमारे स्केलेटल मसल्स हैं जो कि सुपरफिशियली बड़े होते हैं, उनको देखने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस थे और इनकी हम लोगों ने यूज देख लिया कि ये इन जगहों पे यूज होते हैं। ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ये तो हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। देन इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं इसको आपको अपनी वर्डिंग में समझाती हूँ। ऑल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर कंटेन अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी टर्म बैंडविड्थ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जांपल हम कोई अल्ट्रासाउंड मशीन लेने जाते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं कि जिस तरह मोबाइल के कुछ फंक्शन होते हैं, इसी तरह अल्ट्रासाउंड के भी हम कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमने कितनी बैंडविड्थ की जो है ना अल्ट्रासाउंड मशीन लेनी है जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो। इसका मतलब ये कि इसकी जो रेंजेस है ना फ्रीक्वेंसी की, वो हमारे पास ज्यादा है। ठीक, तो जितनी ज्यादा रेंज ज्यादा होगी उतनी अच्छी बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो ब्रॉड बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस मेडिकल ट्रांसड्यूसर दैट कंटेन मोर देन वन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल जो जनरल एब्डोमेन के लिए हम यूज कर रहे हैं वो 2.5 से 3.5। ठीक है, एब्डोमेन के लिए भी हमारे पास 2 से 3 जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, उसमें बच्चों के लिए अगर एब्डोमेन का करना है तो हम थोड़ी सी 4 फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं। हमें इतना डीप तो देखना नहीं होता, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनकी अगर फ्रीक्वेंसी रखनी है तो हम थोड़ी सी हाई रख सकते हैं। हमें पेनिट्रेशन चाहिए नहीं, हमें रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए। ठीक है, जो 20 पेशेंट हो गए तो एब्डोमेन के लिए 3-4 फ्रीक्वेंसीज हो गई, फिर सुपरफिशियल इमेजिंग के लिए 5 से 7.5। तो ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज बैंड। अब आगे हमारे पास अटेनुएशन। अटेनुएशन क्या थी? एब्जॉर्ब, यहाँ पर इसको अपनी वर्डिंग में कह दो, एब्जॉर्बिंग ही है ना, the reduction in the power and intensity as sound travels through a medium. This is the actual definition of attenuation.
दैट मीन्स कि जो हमारे पास पावर है, जो साउंड की साउंड वेव की इंटेंसिटी है, वो जैसे जैसे हमारी मूव करती जाएगी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑर्गन एक फॉर एग्जांपल ट्रांसमिट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर से अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तो सुपरफिशियली उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, जैसे जैसे वो डीपर जो है मूव करता जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी बिकॉज वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है साउंड। ठीक, सो द ट्रांसड्यूसर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हाई होगी डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन उतनी कम होगी। ये एरो जो हमारा बता रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी डैमेज और आर एब्जॉर्ब फास्टर देन द लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, उसमें से ये हमारे पास साउंड वेव डैमेज होती है। अब हमारे पास आ गया टाइम गेन कंपनसेशन, जो कि मैंने अभी आपको शायद लास्ट लेक्चर में एक दफा बताया, अभी लास्ट में फर्स्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज टाइम गेन कंपनसेशन। हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर यहाँ पे कुछ नोब्स लगी होती हैं इस तरह, ठीक है, कुछ इधर को जा रही होती है, कुछ एरो इधर को, कुछ इधर को, कुछ इस तरह के कुछ नोब्स लगी होती हैं जिनको कहते हैं टाइम गेन कंपनसेशन। ये जो लेयर्स बता रही होती है ना, ये फ्रॉम द सुपरफिशियल टू द डीप हमारे पास उसकी ब्राइटनेस बता रही है। समझो कि ये जो सुपरफिशियली एक लेयर, ये स्क्रीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको ये कंट्रोल कर रहा है उसकी उसकी ब्राइटनेस को, उससे थोड़े वाले नीचे लेयर की स्क्रीन जो है वो उसको ये कंट्रोल कर रहा है, थर्ड लेयर को ये, 4 5 6 डीपर जितनी ज्यादा। अब क्या होता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हम लोगों के पास स्कैन करते हुए ऊपर सुपरफिशियल लेयर्स तो बड़ी अच्छी क्लियर नजर आ रही होती हैं, बट हमारे पास जो डीपर लेयर्स है ना, डीपर स्ट्रक्चर वो इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे थे, काले काले से नजर आ रहे थे, वहाँ पे पेनिट्रेशन। तो अब जो हमारे डीपर जो है ना उसकी इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करना है ना, तो हम ड्यू टू द टाइम गेन कंपनसेशन के जो नोब है ना वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, जनरली जो है वो हम लोग रखते क्या है कि जो ऊपर वाली है ना उनको हम कम रखते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऊपर तो ब्राइटनेस इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। नीचे जो होते हैं ना वहाँ पर जाते जाते उसकी एनिमेशन की वजह से जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो जो डीपर स्ट्रक्चर है वो हमें इतने क्लियर नजर नहीं आते, तो वो हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनको इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जो डीपर वाली लेयर है। ठीक है, ऑपरेटर कंट्रोल एडजस्टमेंट टू कंपनसेट फॉर द एनिमेशन ऑफ द साउंड एज इट ट्रेवल्स इनटू द टिश्यू must be adjusted manually for each tissue type examined and may be manipulated throughout an exam to optimize the image. अब हम ये भी कर सकते हैं कि हमें सेंटर में कोई इमेज देखना था यहाँ से, ठीक है, सेंटर वाला जो था ना वो बहुत काला काला नजर रहा था, उसकी हम लोगों ने ब्राइटनेस बढ़ानी है, तो अभी हमें रिक्वायर्ड ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली नोक्स बंद भी कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो हमें जो डीपर स्ट्रक्चर वाली लेयर्स है ना वो काली नजर आएंगी, हम उसको खत्म कर दें, हमें वो रिक्वायर्ड ही। ठीक, तो दैट मीन्स कि हम लेयर बाय लेयर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इमेज की रेजोल्यूशन को, इमेज की ब्राइटनेस को, दैट इज नोन एज टाइम गेन कंपनसेशन। देन हमारे पास रेजोल्यूशन है कुछ डिफरेंट टाइप की, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है, द एबिलिटी रेजोल्यूशन होती क्या है, तो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, जितनी अच्छी रेजोल्यूशन, दैट मीन्स कि आपके उसके क्या एबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की स्ट्रक्चर्स को, कि इतनी अच्छी रेजोल्यूशन है, इतना अच्छा क्लियरली नजर आ रहा है उसके अंदर, कुछ हमें बारीकियां भी नजर आ रही हैं, दैट मीन्स उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। कुछ हमें कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो क्या होता है कि उसके साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास, और इनको हम क्या कंट्रोल करता है, कुछ हमारे एक्सियली जो स्पेस है ना वहाँ पे जो एक्सियल जो रेजोल्यूशन है वो, और जो हमारी लेटरल रेजोल्यूशन है वो कंबाइन करें तो हमारे पास कौन सी रेजोल्यूशन बनती है। ये सारी रेजोल्यूशन हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली। देन इन रेजोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी मोर गुड रेजोल्यूशन, ठीक है, बट लेस पेनिट्रेशन। तो जितनी ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी उतनी हमारी रेजोल्यूशन बेहतर होती जाएगी। अब ये देखो, ये हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है 3.5 मेगाहर्ट्ज, ये हमारे पास है लिवर, ठीक है, लिवर के नीचे साथ ही हमारे पे ये किडनी नजर आ रही है। ठीक, लिवर के अंदर हमें छोटे छोटे से ये जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि ब्लैक चीज एंडोक्रिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वो फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लिवर के अंदर फ्लूइड फिल्ड, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमें एनोक्रिक छोटी छोटी सी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये 3.5 मेगाहर्ट्ज का हमने यहाँ पे लिवर किया हुआ है क्योंकि वो डीपर स्ट्रक्चर।
ठीक हो गया। ये 7.5 मेगाहर्ट्ज से हम लोगों ने स्कोटम किया हुआ है, उसका अल्ट्रासाउंड किया हुआ है। वो सुपरफिशियली होता है, इसलिए हम लोगों को इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर दैट वी हैव टू यूज हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन हाई फ्रिक्वेंसी की और जो लेस फ्रिक्वेंसी की जो है ना वो रेजोल्यूशन थोड़ी सी डिफर करती है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन हमें डीपर स्ट्रक्चर देखना है या सुपरफिशियल स्ट्रक्चर रखना है, उसके लिए हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं। ग्रे स्केल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? ग्रे स्केल रेजोल्यूशन क्या है? जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे, हमारे पास ग्रे ही तो सारे शेड्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अब ग्रे कितने ज्यादा शेड्स होते हैं, कुछ डार्कर ग्रे होगा, कुछ लाइटर ग्रे होगा, कुछ बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करें ना तो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे हमें ना एक बार सी नजर आती है। ठीक है, वो हमारी व्हाइट से ब्लैक की तरफ की पूरी बार शो कर रही होती है। बिल्कुल ऊपर हमारे व्हाइटेस्ट होगा और सबसे नीचे बार पे ब्लैकिश होगा। दरमियान में हमारे पास जितने व्हाइट की तरफ जाते जाएंगे वो ग्रे के शेड्स व्हाइटिश होंगे, और जो ब्लैक की तरफ जाते जाएंगे वो डार्कर शेड। ठीक, तो वो हमारे पास एक पूरी रेंज है उसकी, किसकी? ग्रे शेड की। तो उस पूरी रेंज को हम क्या कहते हैं? डायनामिक रेंज। ठीक, ग्रे स्केल इमेजिंग क्या है? जो कि हमने, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैं आपको कह रही हूँ ग्रे स्केल स्कैन करो, तो ग्रे स्केल इमेजिंग आप नॉर्मल एक जिस तरह स्कैन कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आ रही है चीजें, दैट इज द ग्रे स्केल इमेजिंग। और अगर मैं उसके ऊपर डॉपलर डलवा देती हूँ, कोई कलर डलवा देती हूँ, तो वो हमारे पास ग्रे स्केल इमेजिंग नहीं रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उन ग्रे के जो शेड की रेंजेस है ना उसको हम कहते हैं डायनामिक रेंज। अब समटाइम्स ये होता है कि हम कोई चीज देख रहे हैं और उसमें हम लोगों को कोई चीज क्लियर नजर नहीं आ रही, इस तरह नजर नहीं आ रही कि हम लोगों को उसके अंदर डिटेल बहुत ज्यादा चाहिए थी और हमें उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा नजर आते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिवर स्कैन करना था और लिवर स्कैन के अंदर हमने लिवर का टेक्सचर भी देखना है, उसके अंदर वेसल्स भी देखनी है, उसके सराउंडिंग में जो हमारे पास चीजें नजर आ रही हैं दो तीन वो भी देखनी है। ठीक है, तो हर किसी का ग्रे शेड ज्यादा डिफरेंट होगा, तो हमें ज्यादा डिफरेंट चीजें देखनी है, ज्यादा रेंज चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? यार हमें इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, डायनामिक रेंज बढ़ा दो। दैट मीन्स ग्रे शेड्स के जो देखने की जो है ना वो ताकत जिसे कहते हैं वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ग्रे के जो शेड्स हैं वो ज्यादा अच्छे से नजर आएंगे। जो दो व्हाइट कलर के नजर आए थे वो जब डायनामिक रेंज कम थी ना तो वो दोनों व्हाइट व्हाइट हमें नजर आ रही। ठीक है, अब हमने डायनामिक रेंज बढ़ा दी है तो वो व्हाइट को भी तो दो में कर देगा, एक थोड़ा सा कम वाइट और एक थोड़ा सा ज्यादा वाइट, उनको भी दो में जो है डिवाइड कर देते हैं। दैट मींस उसकी डायनामिक रेंज बढ़ गई है, उसके ग्रे के शेड बढ़ गए। ये बात क्लियर है? व्हाट इज डायनामिक रेंज? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हम लोग स्कैन करते हैं डायनामिक रेंज का वर्ड बार बार यूज करेंगे। डायनामिक रेंज बढ़ा दो या डायनामिक रेंज कम कर दो, दैट मींस उसके जो ग्रे के शेड है उसको बढ़ा दो या कम कर दो। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब इस इमेज में देखो, एक तरफ हमारे पास डिक्रीज डायनामिक रेंज है, एक तरफ हमारे पास इंक्रीज डायनामिक रेंज। डिक्रीज डायनामिक रेंज का क्या मतलब है? हमने ग्रे के शेड्स को कम कर दिया, अब हमें ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है या व्हाइट नजर आ रहा है, एक दो शेड भी नजर आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज डायनामिक रेंज में देखो हमें कितने ज्यादा ग्रे के शेड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा व्हाइट नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रेइश ब्लैक है, ये ज्यादा व्हाइटिश ग्रे है। ठीक है, ज्यादा शेड्स नजर आ रहे हैं ना ग्रे के, तो दिस इज इंक्रीज डायनामिक रेंज। जो हम लोग ग्रे के शेड्स को अगर बढ़ा देते हैं तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या है? डिक्रीज करने से हम काफी चीजें जो है नजर ही नहीं आ रही, सारी ब्लैक ब्लैक नजर आ रही। ठीक है, तो हमें, लेकिन हम लोग कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके लिए हमें डायनामिक रेंज इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड ही नहीं होती। अब ये जो डिक्रीज डायनामिक रेंज वाला इमेज है ना, ये बेसिकली हार्ट का इमेज है। हार्ट के अंदर हमें क्या इतनी ज्यादा तो हमें सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स तो देखने नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है? हमारे पास हार्ट की वॉल्स ही होती है ना, तो ये वॉल्स देख रहे हैं, ये वैल्व्स होते हैं, ये वॉल है। ठीक है, और जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये हमारे पास फ्लूइड है, ब्लड इतना ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट हमारे पास चैम्बर्स होते हैं ना, चैम्बर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल। ठीक है, ये वो वाले चैम्बर्स है, चैम्बर्स के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे वैल्व होता है। ठीक, तो ये इतने ज्यादा हमें इसके अंदर जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स देखने हो ना उनके लिए हमें ग्रे शेड्स देखने जरूरी होते हैं, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट ग्रे शेड की रेंजेस। तो कुछ हम लोगों को स्ट्रक्चर्स ही ऐसे होते हैं जिनके लिए हम डिक्रीज डायनामिक रेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बार बार वर्ड यूज हो रहा होगा जिस ऑर्गन के लिए करना है, इसमें ये चीज हमने देखनी है, स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, हम डायनामिक रेंज कम कर देंगे, हम डायनामिक रेंज बढ़ा देंगे। जब डायनामिक रेंज बढ़ा देंगे तो सारा इमेज व्हाइट व्हाइट और ग्रे के हमें शेड ज्यादा नजर आना शुरू। क्लियर है इमेज से? दोनों की इमेज क्लियर है? व्हाट इज डिक्रीज डायनामिक रेंज एंड व्हाट इज इंक्रीज डायनामिक रेंज?
अच्छा, एक्सियल एंड लेटरल रेजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अलोंग द बीम पाथ होगी एक्सियल और परपेंडिकुलर टू द बीम पाथ होगी लेटरल रेजोल्यूशन, और इन दोनों को कंबाइन करो तो हमारे पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की क्या हमारे पास समरी है। हायर फ्रीक्वेंसी क्या करती है, उसकी रेजोल्यूशन इंप्रूव होती है। हायर रेजोल्यूशन की रेजोल्यूशन अच्छी होगी बट पेनिट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हो गए हाई फ्रीक्वेंसी के, इट इंप्रूव रेजोल्यूशन, डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन लॉस एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर फॉर द, उसकी यूज बता दिया कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर किसके यूज हो रही है, फॉर द सुपरफिशियल। 3 पॉइंट्स हाई फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इम्प्रूव्ड रेजोल्यूशन, उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होगी, पेनिट्रेशन कम होगी और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पे। इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी वाले रेजोल्यूशन पुअर होगी बट पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, और हम लोग उसके डीपर स्ट्रक्चर्स इसके लिए यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी। मशीन के कंपोनेंट्स आपने पढ़ लिए हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, एक मशीन है, उसके साथ एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जिससे आप स्कैन करते हो, जिसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं जो कि ट्रांसमिट होंगी। ठीक है, ड्यू टू पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यू टू पल्स एको प्रिंसिपल। ठीक है, फिर बीम फॉर्मर है, फिर रिसीवर है जो रिसीव हो रहे हैं, फिर मेमोरी है, फिर हमारे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास आ गई है ट्रांसड्यूसर टाइप। 2 टाइप्स की होती हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। जो मैं एरे की बात कर रही थी ना, कि वो अकॉर्डिंग टू द शेप, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरे उसके साथ अरेंज होते हैं। उसके अंदर जो लीनियर प्रोब होगी उसके अंदर लीनियर एरेस अरेंज होंगे, जो कर्व्ड होंगे ये शेप की अकॉर्डिंगली है कि हमारी प्रोब किस तरह की है, कर्व्ड है, कर्वी लीनियर है, फेज्ड एरे है जो कि सेक्टर प्रोब जिसे कहते हैं। ठीक है, जो कि एकोकार्डियोग्राफी हार्ट के अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होती है। लीनियर जो होती है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज हो रही है। ठीक है, और कर्व्ड एरे जो कि जिसे हम लोग कर्वी लीनियर भी कहते हैं, वो हमारे पास एब्डोमेन, गायनी, ऑब्स, इन स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज हो रही है। दिस इज कर्व्ड एरे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू द शेप, उसके अंदर जो क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट है उनको वो होते हैं, उनको कहते हैं लीनियर एरे। लीनियर प्रोब के साथ कर्व्ड एरे, कर्वी लीनियर प्रोब, और फेज्ड एरे जो कि सेक्टर प्रोब के लिए यूज होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लीनियर एरे इज फॉर द superficial sector, curved array for the abdomen and gynae ops, and phased array for echocardiography हार्ट का स्कैन। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। उसके अंदर हमारे पास कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट्स होती हैं, वो हमारे पास रोटेटरी या ऑसिलेटरी होते हैं। इसको छोड़ दो, जो जरूरी है ये। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एरे ही यूज होते हैं हमारे जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है, वो इस तरह हमारे पास डिजाइन होते हैं। ट्रांसड्यूसर है, अब ये क्या है, ये लीनियर एरे, बिल्कुल लाइन में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 126 जो है इसके अंदर क्रिस्टल्स जो है वो यूं डिजाइन लीनियरली जो है ना वो इसमें इस तरह अरेंज की होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरे या लीनियर एरे पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक हो गया। अब जो सेक्टर एरे है जो कि फेज्ड एरे जिसे कहते हैं, वो क्या है, क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड पैरेलल और इन अ कंसेंट्रिक रिंग्स। क्योंकि उसकी जो शेप अगर आप देखो ना सेक्टर एरे की, वो छोटा सा स्क्वायर सी होती है। ठीक है, जो हार्ट के लिए यूज होती है ना एको, वो छोटा स्क्वायर सा बना होता है। ठीक है, तो उस बस आपने क्या याद करना है, इनकी जो जिस तरह की शेप होगी ना ट्रांसड्यूसर की, उसी तरह उसके अंदर अरेंजमेंट होगी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, फिर इसी तरह लीनियर है, क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड पैरेलल, ट्रांसड्यूसर फेस इज फ्लैट। बिल्कुल उसको अगर आप देखो लीनियर प्रोब को तो बिल्कुल फ्लैट होती है। कर्वी लीनियर जो प्रोब होती है वो थोड़ी सी कर्व होती है, और जो हमारे पास ये फेज्ड एरे होती है थोड़ी सी सेक्टर। इसकी शायद इमेज हो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमारे पास एक वर्ड होता है यूज, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी बार बार कहेंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमें स्क्रीन नजर आ रही है ना पूरी, उसको हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या होता है कि हमने सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखना था, उसके लिए हमने पूरी स्क्रीन खोली हुई है, पूरी स्क्रीन देख रहे हैं। ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं, हम क्या करेंगे, उसका फील्ड ऑफ व्यू कम कर देंगे। ठीक है, जब मैं आपसे कहूँ फील्ड ऑफ व्यू कम करो, तो आपने स्क्रीन का जो पूरा इमेज नजर आ रहा है ना, उसको कम या ज्यादा एक नॉब होगा, वो हम देखेंगे जब उसकी नोमोलॉजी के अंदर। तो वो क्या होगा, उसका फील्ड ऑफ व्यू कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि जो एरिया जो फील्ड हमने व्यू करना है वही बस हम कर सकते हैं। अगर हमने ज्यादा एरिया को देखना है तो हम फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देते हैं, और अगर हम फील्ड ऑफ व्यू कम रखेंगे तो हमें स्पेसिफिक वही एरिया नजर आएगा जो छोटा सा अगर हम देखना चाहते हैं। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू की डिफरेंट शेप्स होती हैं। सेक्टर प्रोब के अंदर, क्योंकि सेक्टर प्रोब स्क्वायर किस्म की होती है, ठीक है, तो वो हमें उसके अंदर नजर आती है जिस तरह की कोन शेप होती है ना, कोन
वो मैं आपको एक इमेज के ऊपर दिखाती हूँ इसके अंदर, ठीक है। आगे इमेज है, और लीनियर के अंदर लीनियरली सारा वो अटैच होता है, बिल्कुल फ्लैट होती है आगे से। ये देखो तो ये लीनियर है, लीनियर प्रोब के ऊपर देख रहे हो बिल्कुल फ्लैट है आगे से ये, ठीक है। और ये हमारे पास गलती से लिखा गया है यहाँ से जो है ना ये खत्म नहीं हो रहा, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर प्रोब, दिस इज कर्वी लीनियर प्रोब, ठीक है। ये आगे से कर्व है ना ऐसे थोड़ी सी, दिस इज कर्वी लीनियर प्रोब, और ये एब्डोमेन के लिए यूज होती है। और ये नीचे स्कैन देख रहे हो किसका हुआ हुआ है, ये हमारे पास लिवर का स्कैन हुआ हुआ है, साथ में किडनी पड़ी है, ठीक है। और ये हमारे पास लीनियर प्रोब है जो बिल्कुल आगे से बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लीनियर, ठीक। और ये हमारे किसकी यूज होती है, सुपरफिशियल। अगर हम स्क्रीन देखें ना तो स्क्रीन से हमें पता चल जाता है कि कौन सी प्रोब यूज हुई है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो बिल्कुल यहाँ से, तो ये देख रहे हो कर्व सा बना हुआ है, ठीक है, ये कर्वी लीनियर प्रोब है फॉर द एब्डोमेन। अगर इस स्क्रीन को देखो तो ये बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट है, ठीक है, लाइन है, बिल्कुल लीनियर है, तो दिस इज लीनियर प्रोब। अगर स्क्रीन पे देखो तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह की हमें इमेज नजर आती है, ठीक है। ये जो मैं आपको बार का बता रही थी ना डायनामिक रेंज का, वो ये है, ठीक है। ये साथ में बार देखे नीचे ब्लैक है सारा, ब्लैक से ऊपर थोड़ा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ज्यादा ब्लैक, वाइट 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 वाइट, बिल्कुल वाइट, ये पूरी रेंज है, दिस इज द डायनामिक रेंज, ठीक हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं, बी मोड जिसको अब हम लोग ब्राइटनेस मोड भी कहते हैं, और ग्रे स्केल इमेजिंग, ठीक है। अब ये जो इमेज हम कर रहे हैं, जैसा पीछे हम कर रहे देख रहे थे, ये हमारे पास बी मोड इमेजिंग, ब्राइटनेस मोड इमेजिंग, और तीसरा वर्ड क्या है, ग्रे स्केल इमेजिंग या 2D इमेजिंग, 2 डायमेंशनल इमेजिंग। ये 3-4 वर्ड्स जो है ना वो इसी को ही, अब अगर कोई आपसे कहे 2D इमेजिंग दिखाओ मुझे, तो 2 डायमेंशनल इमेजिंग है। ये आप ग्रे स्केल इमेजिंग जिसे कहते हैं वो हमारे पास 2D इमेज भी कहलाता है, ग्रे स्केल इमेजिंग भी कहलाता है, और तीसरा हमारे पास क्या कहलाता है, बी मोड इमेजिंग, ब्राइटनेस। नंबर 2 है ब्राइट बी कलर, या फिर हम लोग कलर मोड जिसे कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम लोग डॉपलर ऑन करेंगे और उसके अंदर हमारे जो वेसल्स हैं उनमें कलर नजर आना चाहिए। एम मोड क्या होता है, मोशन मोड। अब इसमें क्या है, कोई स्ट्रक्चर जो कि हमारे मूविंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर अगर हम ये मोड लगाते हैं तो हम उनका स्कैन देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मूविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे हार्ट ही होता है, मूविंग स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एम मोड लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंट मोड्स हैं हमें एक देखने के लिए। फिर हमारे पास डॉपलर मोड भी 3 किस्म के होते हैं, एक होता है कलर, एक होता है ऑडियो, एक होता है स्पेक्ट्रल। इसका ये मतलब है कि अगर हम डॉपलर, अगला हमारा लेक्चर ना सारा डॉपलर इमेजिंग के ऊपर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। डॉपलर क्या होता है कि हमारे जो इमेज है ना, जो कि हमारा वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड वेसल्स, उनको हम लोग विजुअलाइज करते हैं थ्रू डॉपलर इमेजिंग। डॉपलर इमेजिंग में 3 टाइप होगी, या तो कलर वो दिखाएगा सिंपल, या फिर हम उसको स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, एक वेव होती है, क्या वो बताएगी कि आया ये जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, कम है या ज्यादा, ठीक है। या फिर उसकी ऑडियो हम सुन सकते हैं, ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी साथ में, ठीक। उसमें क्या होता है, जब हम फॉर एग्जांपल कोई भी कैरोटिड का करते हैं, कैरोटिड की बड़ी आवाज होती है, ठीक है, उसके अंदर धक 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 पूरी जो आर्टरी होगी ना प्रॉपर, हमें उसके अंदर पल्सटाइल फ्लो फील होता है कि एक दफा धक 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 धक, ये जो फ्लो होता है ना, दिस इज पल्सटाइल फ्लो, और वो आर्टरी के अंदर होता है। जो वेन का फ्लो होता है ना, वो होता है एक, अगर इसकी ऑडियो सुने ना तो वेन का फ्लो होता है ऐसे करके, एक ही लाइन बिल्कुल आवाज आ रही है, उसके अंदर पल्स नहीं फील होगी, ठीक है, ऊपर नीचे उसके अंदर फील नहीं हो रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉपलर जब भी लेते हैं किसी भी वेसल का, तो हम 3 टाइप से, या तो उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, ठीक है। वो कलर हमें क्या बताता है, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किस किस्म का कलर होता है, ठीक है, अगर वेसल का कलर देख रहे हैं तो। और तीसरा हम लोग उसको स्पेक्ट्रल दे सकते हैं, स्पेक्ट्रल इज द वेव, कि हम लोगों ने उसके वेलोसिटी कितनी देखनी है, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, जो वेव्स एक आ रही होती है ना, जिस तरह पीसीबी की वेव्स होती हैं, इसी तरह इसके अंदर भी वेव्स होती है, ऊपर नीचे जा रही होंगी, वो आर्टरी की होगी, जितना ऊपर जाएगा डेट मींस उसकी वेलोसिटी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो वो हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर ये 3 चीजें विजुअल मतलब कि हम लोग इसका देख सकते हैं, स्पेक्ट्रल, एक ऑडियो, एक कलर। फिर हमारे पास आ गया कलर डॉपलर या पावर एनजीओ, जो कि कलर डॉपलर की भी एक एडवांस फॉर्म है, जिसको हम पावर डॉपलर कहते हैं। पावर डॉपलर जो होता है वो क्या करता है कि स्मॉलेस्ट वेसल्स का भी फ्लो हमें शो कर देता है, ठीक है, उसके नाम से बता रहा है कि पावर डॉपलर। ये डॉपलर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप देखो इस इमेज पे, तो ये बी मोड इमेजिंग है, जो सिंपल एक ग्रे स्केल इमेजिंग है, ठीक है। और ये देखो तो ये एम मोड इमेजिंग है। एम मोड हम हार्ट के ऊपर करते हैं, उसमें क्या होता है कि
हम एक लाइन जो है ना कोई भी मूविंग स्ट्रक्चर के ऊपर डाल देते हैं जिसको एमोड लाइन कहते हैं। वो जिस जगह पे लाइन रखेंगे वहां पे हमें उसका मूवमेंट बताना होगा। ये तो अभी तो स्टैटिक इमेजिंग है, जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे तो ये मूव करता हुआ हमें फील हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देख रहे हो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, दैट मींस दिस इज ये हार्ट का सिस्टोलिक था। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डायसिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक, ये यूं मूव करता हुआ हमें फील हो रहा होगा। ठीक है, एम मोड, एम मोड नाम से बता रहा है, इज द मोशन मोड। जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे मूविंग है उनके अगर उनको विजुलाइज करना है तो हम लोग उसके ऊपर एम मोड डालेंगे। ठीक है, बी मोड इज द 2 डायमेंशनल इमेजिंग। फिर हमारे पास कलर डॉपलर आ गया। ये देख रहे हो इसके अंदर अगर 2D के ऊपर देखें या ग्रे स्केल इमेजिंग के ऊपर देखें तो हमारी वेसल्स काली काली नजर आती है। ठीक है, अब समटाइम्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें कंफर्म पता होता है कि ये वेसल पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पता है ये ब्लैक नजर आती है, फ्लूइड है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अब हमें ये नहीं पता कि ये वेसल है या कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है या कोई सिस्ट पड़ी हुई है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, दोनों ही ब्लैक नजर आ रहे होते हैं। अब क्या करेंगे, हम उसके ऊपर डॉपलर डाल देंगे, कलर डाल देंगे। ठीक है, जिसके अंदर कलर नहीं नजर आ रहा दैट मीन्स वो सिस्ट है। ठीक, जिसके अंदर हमें कलर नजर आएगा दैट मीन्स वो वेसल है। कलर बेसिकली मूवमेंट बताता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है, कहीं पे भी कोई भी चीज मूव कर रही होगी ना तो वो हमें उसके अंदर कलर नजर आएगा। ठीक है, वो कलर रेड होगा या ब्लू होगा, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, रेड क्या शो करता है, ब्लू क्या शो करता है। ठीक है, डिफरेंट कलर है। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते, अब देखो सारी सिस्ट पड़ी थी, सिस्ट हमें ब्लैक नजर आ रही है बट उसके अंदर हमें कोई फ्लो नहीं मिल रहा, दैट मींस उसके अंदर कोई कलर नजर नहीं आएगा, वो हमें ब्लैक नजर आएगा। ठीक, समटाइम्स ऐसा होता है कि यूरिन है। ठीक है, अब यूरिन के अंदर क्या होता है कि जब हम जो हमारे यूरेटर्स है, यूरेटर से जो यूरिन है वो किसमें आता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। तो जिस जंक्शन से वो यूरिन एंटर हो रहा होता है ना ब्लैडर के अंदर, वो मूव हो रहा होता है, वहां पे अगर आप डॉपलर डाल रहे हो तो वो पूरा हमें जेट नजर आता है। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, फायर जेट। जिस तरह फायर नहीं होता वहां पे ऐसे हमें कलर नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो जो यूरेटर है वो स्मॉल एक क्या कहते हैं ट्यूब सी होती है, और वहां से ये कोई आप इससे अंदाजा लगा लो कि जैसे हम कोई भी पाइप को लेते हैं ना, पाइप से जब आगे से प्रेशर ज्यादा डालते हैं तो प्रेशर से एकदम फ्लो आगे को जाता है, ज्यादा दूर तक जाता है। इसी तरह यूरेटर से अगर कोई वहां पे ब्लॉकेज हुई है या कुछ है तो वो क्या होगा, जब ब्लैडर के अंदर वैसे भी स्मॉलेस्ट एरिया से ज्यादा एरिया की तरफ फ्लो आता है तो हमारे पास वहां पे जेट ज्यादा फील होता है। तो अगर हम डॉपलर वहां पे देखना चाहें तो हमें वहां पे भी कलर मिलेगा, दैट डजंट मीन कि वहां पे कोई वेसल है, दैट मीन वहां पे कोई फ्लो है। ठीक है, सिर्फ वहीं पे फ्लो होगा, बाकी हमारा जितना भी फ्लो है, जो भी मूवमेंट है वो वेसल का ही है। ठीक, फिर उसके अलावा पावर डॉपलर जो भी मैंने आपको बताया, पावर डॉपलर क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वेसल का भी, अब देख लो ये बड़ी बड़ी वेसल का फ्लो नजर आ रहा था, लेकिन आगे जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस नजर आ रही है ना वो पावर डॉपलर में नजर आ रही है। अगर छोटी वेसल्स की देखनी होती है तो पावर डॉपलर स्कैन करते हैं, वो हमें वेसल की आगे स्मॉलेस्ट ब्रांचेस भी, स्मॉलेस्ट वेसल्स का भी फ्लो दिखा। ठीक है, फिर हमारे पास एक वर्ड है डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स। डबलेक्स एंड ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है कि एट अ टाइम अगर हम लोग 2 या 3 चीजें इकट्ठी देख रहे हैं, 3 चीजें इकट्ठी देख रहे हैं तो दिस इज ट्रिप्लेक्स, और 2 देख रहे हैं तो डबलेक्स। 3 चीजें इकट्ठी मूव करती हुई, ठीक है, मूव तीनों मूव करेंगी, वो क्या है, ग्रे स्केल भी मूव कर रहा है प्रोब के साथ, आपका जो फ्लो है वो भी मूव हो रहा है, और आपके पास स्पेक्ट्रम भी मूव करता हुआ फील हो रहा है। ठीक है, और डुप्लेक्स में क्या होता है, समटाइम हम क्या करते हैं, ग्रे को जो है वो स्टैटिक कर लेते हैं, हमें पता है यहाँ पे फ्लो नजर आ रहा है, या किसी एक चीज को हम लोग स्टैटिक कर लेंगे, 2 चीजें हमें नजर आ रही हैं, दैट मींस डुप्लेक्स। ये हम जब उसके ऊपर करेंगे फिर आपको समझ आएगा। व्हाट इज आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट क्या, आर्टिफैक्ट जो भी अनवांटेड स्ट्रक्चर या अनवांटेड चीज हमें नजर आ रही है, दैट इज आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हम आर्टिफैक्ट का एक पूरा लेक्चर पढ़ेंगे कि आर्टिफैक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए आर्टिफैक्ट्स हैं क्या। अनवांटेड चीज कोई भी जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी टिश्यू की, दिस इज नोन एज आर्टिफैक्ट। ठीक है, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट सॉलिड वर्सेस सिस्टिक टिश्यू इज द हॉलमार्क ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। इक्विस्टिक शैडोइंग और इक्विस्टिक एनहांसमेंट आपको मैंने बताया था, लेकिन वो क्या होती है, वो है तो आर्टिफैक्ट है, अनवांटेड चीज है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास यूजफुल आर्टिफैक्ट है जो कि हमारे डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को इनहांस करते हैं, जो कि हमें बताते हैं क्या, एक शेडो नजर आ रहा है, अनवांटेड सी चीज है एक स्टोन के पीछे, लेकिन वो हमें ये भी चीज बता रही है ना कि आया ये स्टोन है या पॉलीगर। ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल आर्टिफैक्ट है। अगर मैं आपसे 2 चीजें पूछूं तो 2 हमारे पास आर्टिफैक्ट जो कि एक पोस्टीरियर इक्विस्टिक एनहांसमेंट है और एक पोस्टीरियर शैडोइंग है,
हैं तो आर्टिफैक्ट बट दे आर यूजफुल फॉर आर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। शैडोइंग क्या थी? जो कि हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर्स के पीछे नजर आती है, ठीक है, वो शैडोइंग थी। ये हमारे पास देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक, ये शैडोइंग, ठीक है। इन्हेंसमेंट क्या थी? जो कि हमारे सिस्टिक स्ट्रक्चर्स के पीछे नजर आती है, जो कि क्या होती है, जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की वेव्स है वो ट्रांसमिट हो जाती है उसके अंदर से और रिटर्न बैक नहीं होती और फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर से, और वो हमें ब्लैक नजर आते हैं फ्लूइड फिल, और उसके पीछे हमें क्या नजर आती है? पोस्टीरियर एनहांसमेंट। ये देख रहे हो, ये हमारे पास एक सिस्ट थी जिसके अंदर फ्लूइड था, ब्लैक है, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? ये एनहांसमेंट है। बायोफैक्ट्स क्या थे? जो कि हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्शन है इनका, उनको कहते हैं बायोफैक्ट्स। क्या ये हमारे पास सेफ है? अल्ट्रासाउंड, यस, ये हमारे पास सेफ है। No confirmed biological effects on the patient or the operator caused by the exposure at intensity is typical of the diagnostic ultrasound. Current data indicates that the benefit outcome outweigh the risk. ऐसा कोई रिस्क नहीं है अल्ट्रासाउंड के, तो अल्ट्रासाउंड इज सेफ मोडालिटी और क्विक मोडालिटी है। समटाइम्स हम लोग कोई भी स्कैन करना, कोई भी चीज देखनी हो तो हम फौरन कहते हैं इसका अल्ट्रासाउंड करवा दो। हम MRI CT स्कैन की तरफ इसलिए नहीं भेजते, वही चीज है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे पास एक तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, एक हमारे पास जल्दी हो जाता है, इसके अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन। अगर हम लोग कोई और मोडालिटी की तरफ भेजते हैं पेशेंट को तो उसमें क्या होता है? रेडिएशन भी हो सकती है। MRI में भेजते हैं रेडिएशन से नहीं है, बट टाइम टेकिंग है और कॉस्टली होता है, ठीक है, वो महंगा होता है। ये पूरी समरी है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अल्ट्रासाउंड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है, ब्रॉड बैंड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, एटेन्यूएशन, रेजोल्यूशन का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एरेज क्या होते हैं, डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स के पढ़े हैं, शेडिंग, एनहांसमेंट पढ़ी है, और मेडिकल अल्ट्रासाउंड इज इट सेफ? यस इट इज सेफ। दिस वाज द समरी ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क। क्लियर है सब कुछ? ये भी क्लियर है कि क्लास पार्टिसिपेशन हुआ करेगी, ये भी क्लियर है कि मैं क्वेश्चंस पूछा करूंगी किसी का भी नाम लेके, और साथ ही मैंने शीट रखनी है अभी नेक्स्ट लेक्चर से, और उसके मार्क्स साथ के साथ यहाँ पे लगा दिया करूंगी। ठीक हो गया? ये भी क्लियर है कि जिसने 15 मिनट से कम लेक्चर लिया उसका एब्सेंट लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास जब मैं अभी जाकर अटेंडेंस लगाऊंगी तो टाइमिंग्स आ रही होती हैं। जिसके 15 मिनट से कम का लेक्चर जिसने अटेंड किया होगा उसके एब्सेंट लग जाती है, तो बाद में मत कहना मिस मैं तो आया था बट मेरा जो है ना एब्सेंट लगा होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, बाद में मुझे कोई मसला ना करे। ओके जो ना समझ आई हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो डॉपलर पे होगा। फिजिक्स हमारी क्लियर होगी, आप डॉपलर पढ़ेंगे अच्छे से, डॉपलर करके फिर हम रीजन्स पे जाएंगे ताकि हम हर रीजन का जो है उसका ग्रे स्केल इमेजिंग भी कर लें, उसका डॉपलर भी कर लें, ताकि हम हर रीजन की हर चीज उसकी अल्ट्रासाउंड में हम लोग देख सकें। क्लियर है? ठीक है, अब लेक्चर एंड करते हैं। जी मैम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।